तो बेटा जो टॉपिक आज हम लोग को स्टार्ट करना है वो है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। अब देखिए जैसे मान लीजिए हमारे पास अर्थ है, ठीक। अर्थ के ऊपर जब आप देखेंगे बहुत सारी लेयर्स होती हैं, ज्योग्राफी में आपने पढ़ा होगा। ट्रोपोस्फेयर होता है, स्ट्रेटोस्फेयर होता है, मीजोस्फेयर होता है, एक्सोस्फेयर होता है, थर्मोस्फेयर होता है। ऐसे ही हमारे पास 5 लेयर्स होती हैं। हमको लेयर से कोई मतलब नहीं है, हमको सिर्फ ये समझना है जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं, जैसे जैसे हम ऑल्टीट्यूड बढ़ाएंगे, वैसे वैसे जो मीडियम होता है, जैसे यहाँ पे जो पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं वो थोड़े से ज़्यादा डेंस होंगे, यहाँ पे पार्टिकल्स ज़्यादा प्रेजेंट है तो ज़्यादा डेंसिटी है, ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। जैसे जैसे ऊपर जाते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होती जाती है, डिक्रीज होती जाती है। और क्यों डिक्रीज हो रही है? क्योंकि पार्टिकल्स जो हैं वो कम होते चले जा रहे हैं। यहाँ पे जब नीचे आप देखेंगे, अर्थ के आसपास देखते हैं तो पार्टिकल्स ज़्यादा होते हैं, चाहे डस्ट के पार्टिकल्स हों, चाहे किसी भी चीज़ के छोटे छोटे से पार्टिकल्स हों, ठीक है। वो इस पोर्शन में अर्थ के पास में ज़्यादा होते हैं। और जैसे जैसे हम लोग हाइट पे आते हैं वैसे वैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या डस्ट के पार्टिकल्स कम होते जाते हैं। अब डस्ट के पार्टिकल्स कम होते जाएंगे तो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होती है मीडियम की वो डिक्रीज होती जाती है। तो सबसे पहली चीज आपको ये समझनी है कि कैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिक्रीज हो रही है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज डिक्रीजिंग एज वी आर मूविंग अपवर्ड्स, एज वी आर मूविंग इन हायर ऑल्टीट्यूड्स। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम अराउंड द एटमॉस्फेयर या अराउंड द अर्थ डिक्रीजेस। आप समझिए, अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिक्रीज हो रही है इसका मतलब क्या हुआ? इससे एक बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमेना आपके साथ होता हुआ आपको दिखाई पड़ेगा। और वो क्या है? वो है रिफ्रैक्शन। क्योंकि रिफ्रैक्शन आपको पता है, रिफ्रैक्शन तभी हो सकता है अगर हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 से ज्यादा है, ठीक है। अगर सिंगल एक ही अगर एक हमारे पास मीडियम है या ये कह सकते हैं सेम मीडियम है तो उसमें कभी भी एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन या रिफ्रैक्शन का फिनोमेना नहीं हो सकता। रिफ्रैक्शन के फिनोमेना के लिए सबसे पहली चीज जो हमारे पास रिक्वायरमेंट होती है वो कम से कम 2 मीडियम की होती है। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास दो क्या बहुत सारे मीडियम्स आ गए। देखिए कैसे, जैसे मान लीजिए ये अर्थ है, ठीक है, और आपको पता है ऊपर मान लीजिए सन है, ठीक। सन से लाइट निकलेगी, ठीक है, और सनलाइट किधर आएगी? अर्थ की तरफ आएगी। अब देखिए जब सनलाइट अर्थ की तरफ आती है, जैसे मान लीजिए कोई बच्चा खड़ा हुआ है, ठीक, सनलाइट मान लीजिए अर्थ की तरफ आ रही थी, क्या वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करेगी? आंसर है नहीं करेगी। क्यों स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल नहीं करेगी? क्योंकि स्ट्रेट लाइन में इसलिए नहीं ट्रेवल कर पाएगी बिकॉज इट इज ट्रेवलिंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। ऊपर जो मीडियम है कैसा मीडियम है? तो यहाँ पे जो मीडियम है बहुत रेयरर है, ठीक है। और जैसे जैसे नीचे आते जाएंगे मीडियम कैसा होता जाएगा? डेंसर होता जाएगा। मतलब हम लोग ये कह सकते हैं कि यहाँ पे देयर वुड बी अ डेविएशन ऑफ लाइट। मतलब यहाँ पे क्या होना चाहिए? यहाँ पे एक डेविएशन होना चाहिए लाइट का, ड्यू टू व्हाट? ड्यू टू चेंज इन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज हो रही है उसकी वजह से यहाँ पे रिफ्रैक्टिव उस वजह से क्या होना चाहिए? यहाँ पे रिफ्रैक्शन होना चाहिए। और उसी रिफ्रैक्शन को हम लोग क्या कहते हैं? दैट इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। अब समझिए इसके फिनोमेना क्या क्या हमको मेनली पढ़ने हैं। तो सबसे पहली चीज जो हमको पढ़नी है वो पढ़ना है एपरेंट पोजीशन ऑफ स्टार्स। अब देखिए होगा क्या, अगर मान लीजिए लाइट सीधी नहीं आएगी तो आएगी कैसे, पहले चीज समझ लेते हैं। अब देखिए होगा क्या, कैसे लाइट आएगी वो भी हम थोड़ा सा बता देते हैं। लाइट एक कर्व पाथ बना के आएगी। देखिए कैसे, हालांकि सन की बात ना करें हम, अभी स्टार की बात करेंगे तब बताएंगे आपको लाइट कैसे आएगी। लेकिन पहले आप समझ लीजिए कौन कौन से फिनोमेना हम लोग को पढ़ने होते हैं इसमें। तो एपरेंट पोजीशन ऑफ स्टार्स, apparent position of stars are higher, ठीक है, then they appear। पहला हमारे पास पॉइंट क्या हो गया? apparent position of stars वाला पॉइंट हो गया। मतलब आपको पता है जो स्टार्स होते हैं वो दिखते जितने हैं, मतलब वो जो दिखते हैं स्टार्स वो थोड़े से ऊपर दिखाई पड़ते हैं हल्के, हालांकि वो होते किधर है? थोड़े से नीचे होते हैं, ठीक है। तो apparent position of stars are somewhat higher than their real पोजीशन, ये पहला पॉइंट हो जाएगा। दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा? ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स हो जाएगा, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, दिस इज सेकेंड पॉइंट। अब ट्विंकलिंग में मेनली 2 फिनोमेना यूज होता है। पहला तो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन यूज होता ही होता है, और साथ ही साथ इसमें एक और फिनोमेना यूज होता है जिसको कहते हैं विंड। अभी हम बताएंगे विंड कैसे यूज होती है, ठीक है। थर्ड फिनोमेना देखते हैं। द थर्ड फिनोमेना दैट कम्स अंडर एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन इज व्हाट? दैट इज advanced sunrise and delay sunset, ठीक है, एडवांस सनराइज एंड डिले सनसेट। तो मेनली ये हमारे पास 4 फिनोमेना रहेंगे जो हमको पढ़ने होते हैं इन केस ऑफ एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन
हाँ बेटा, डिलेड बाय 2 मिनट्स, 2 मिनट का डिले होता है। तो ये सब चीजें हम लोग को इस चैप्टर में, इस टॉपिक में पढ़नी होंगी। ठीक है, तो अब एक एक करके स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो हमारे पास फिनोमेना है वो क्या है? सबसे पहला जो फिनोमेना है वो है एपरेंट पोजीशन ऑफ स्टार्स आर समवॉट हायर देन देयर रियल पोजीशन। देखिए, जितने भी फिनोमेने हैं, चाहे पहला फिनोमेना एपरेंट पोजीशन वाला हो, चाहे ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स वाला फिनोमेना हो, और चाहे हमारे पास एडवांस सनराइज और डिले सनसेट वाला फिनोमेना हो, तीनों फिनोमेने के लिए आपको डायग्राम जरूर आना चाहिए। डायग्राम से ही आप चीजों को एक्सप्लेन कर पाएंगे, बिना डायग्राम के आप चीजों को एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, पहला टॉपिक देखते हैं। फर्स्ट टॉपिक जो हमारे पास है वो क्या है? बहुत सिंपल सा टॉपिक है। इसमें कहा गया है एपरेंट पोजीशन ऑफ स्टार आर समवॉट हायर देन देयर रियल पोजीशन। देखिए क्या है, जैसे मान लीजिए ये अर्थ है, ठीक है, स्टार्स था कहाँ, मतलब जो तारे होते हैं वो मान लीजिए यहाँ कहीं था, ठीक है, यहाँ पे एक पर्सन खड़ा हुआ है, ठीक है, और यहाँ कोई तारा निकला हुआ था, ये कोई हमारे पास स्टार था। अब स्टार से जो लाइट आएगी, हमको पता है स्टार से लाइट ऐसे नहीं आ सकती, स्ट्रेट लाइन में नहीं आ सकती। क्यों नहीं आ सकती? क्योंकि देयर इज अ चेंज इन मीडियम। व्हेन द लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, देयर इज अ चेंज इन मीडियम। हम लोग देख पा रहे हैं कि चेंज है मीडियम में। यहाँ का मीडियम रेयरर है, यहाँ जैसे जैसे आएंगे डेंसर होता जाएगा। इसका मतलब लाइट में रिफ्रैक्शन होगा। अब लाइट में रिफ्रैक्शन किस तरीके से होगा? देखिए, ये जो लाइट गई, मान लीजिए ऐसे गई, ठीक है, अब यहाँ पे इसका एक नॉर्मल बन गया, ये किधर की ओर बेंड हो जाएगी? टुवर्ड्स द नॉर्मल। ठीक, फिर से इसका नॉर्मल बन जाएगा, फिर एक किधर बेंड हो जाएगी? टुवर्ड्स द नॉर्मल। ऐसे ऐसे करके बेंड होती चली जाती है, जिसकी वजह से कर्व बनता है। ठीक है, अब इसके पास जो लाइट पहुंच रही है, इसका मतलब वो कैसे आएगी? वो भी एक कर्व के फॉर्म में आएगी। मान लीजिए लाइट ऐसे जा रही थी और कर्व के फॉर्म में लाइट इसके पास में आती है। ठीक है, आपको ये समझना है कि ये कर्व क्यों आया, ये जो लाइट का पाथ है, ये कर्व पाथ क्यों आया? कर्व पाथ कोई नई चीज नहीं दिखाना चाह रहा है, कर्व पाथ सिर्फ ये दिखाना चाह रहा है दैट देयर इज अ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, और लाइट का रिफ्रैक्शन है, जिसकी वजह से पाथ कैसा है? लाइट का कर्व है। ये क्या था? दिस वाज अ स्टार। ठीक है, अब देखिए, इस पर्सन की इतनी एबिलिटी नहीं है कि ये सीधे सीधे इस लाइट को देख सके। ये जो यहाँ पे लाइट है, इसको नहीं देख सकता। ये किसको देखेगा? ये उस पोर्शन लाइट के देखता है, लाइट के उस पोर्शन को देखता है जो उसकी आंखों तक तुरंत पहुंचता है, मतलब जो उसकी आंखों तक एंड में पहुंच रहा है। और वो कौन सा पोर्शन है? वो ये पोर्शन है। तो उसको ये वाली लाइट दिखाई पड़ेगी। और जब इसको आगे की ओर एक्सटेंड करेंगे, जब ये जानना चाहेगा ये लाइट कहाँ से आ रही है, तो इसको एक्सटेंड कर देगा अपने आप से। ठीक है, अपने आप से क्या कर देगा? ये इसको आगे बढ़ा देगा। और जब आगे बढ़ाया जाएगा तो क्या पता चलेगा कि जो स्टार यहाँ दिखना चाहिए था, वो कहाँ उसको दिखेगा? इस पॉइंट पे दिखेगा। ठीक है, अब देखिए, सिंपल सी बात हो गई कि नहीं हो गई? कि स्टार की जो रियल पोजीशन थी वो तो ये है, दिस इज रियल पोजीशन ऑफ स्टार। लेकिन एपरेंट पोजीशन किधर है? एपरेंट पोजीशन थोड़ी सी ऊपर है। ठीक है, दिस इज एपरेंट पोजीशन ऑफ स्टार। क्यों एपरेंट पोजीशन ऊपर है? क्योंकि एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन हो रहा है। मैं फिर से बता दूं, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से जो लाइट आई, उसने कर्व पाथ फॉलो किया पर्सन तक पहुंचने के लिए। और पर्सन क्योंकि आखिरी पोर्शन लाइट का देखेगा, जब आखिरी पोर्शन लाइट का देखेगा तो इसको आगे एक्सटेंड कर दीजिए। ठीक है, तो जो स्टार था यहाँ पहले होना चाहिए, मतलब जो स्टार इस पर्सन को वहां दिखना चाहिए, वो वहां नहीं दिखाई पड़ेगा। कहाँ दिखाई पड़ेगा? इसी लाइन की सिधान में दिखाई पड़ेगा, और जो ये पॉइंट है। ठीक है, एंड दिस इज एपरेंट पोजीशन ऑफ स्टार्स। अब आप लोग देख सकते हैं, रियल पोजीशन थोड़ी सी नीचे है और एपरेंट पोजीशन थोड़ी सी ऊपर है। तो ये तो हमारी पहला फिनोमेना हुआ, दैट इज कॉल्ड एपरेंट पोजीशन ऑफ स्टार्स आर समवॉट हायर देन देयर रियल पोजीशन। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट जो फिनोमेना है वो है ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। अब जो बात करेंगे वो किसकी बात करेंगे? ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स की बात करेंगे। अब मान लीजिए ये हमारे पास रियल पोजीशन है, दिस इज रियल पोजीशन ऑफ स्टार। यहाँ पे कोई बच्चा है, ठीक है, अब बच्चे को स्टार को देखना है, बच्चा स्टार को देख रहा था। जब बच्चा स्टार को देख रहा था तो उस तक जो लाइट आएगी वो एक कर्व पाथ बना के आएगी। और जब कर्व पाथ बना के लाइट आएगी तो बच्चे को स्टार यहाँ तो ही ना दिखाई पड़ेगा। बच्चे को स्टार कहाँ दिखाई पड़ेगा? हो सकता है यहाँ दिखाई पड़े। ठीक है, दिस इज द पोजीशन ऑफ स्टार दैट अपीयर्स टू द बॉय। ठीक, लेकिन आपको पता है कि इस एटमॉस्फेयर में एक और चीज चल रही है, और वो क्या है? वो है विंड। हवा चल रही है, विंड है। अब विंड का प्रेजेंस है, इसका मतलब क्या हुआ? कंटिन्यूअसली जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो इस एटमॉस्फेयर में चेंज होती रहेगी। और अगर कंटिन्यूअसली हमारे पास विंड है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लगातार चेंज होती जा रही है, तो हम लोग ये नहीं कह सकते जो एपरेंट पोजीशन है ये भी फिक्स होगी। ये एपरेंट पोजीशन भी फिक्स नहीं रह सकती। क्यों? क्योंकि लगातार
विंड चल रही है और विंड के चलने से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लगातार चेंज हो रही है। तो क्या होगा, मान लीजिए अभी स्टार यहाँ पे दिखाई पड़ा, हो सकता है फिर बाद में स्टार यहाँ दिखाई पड़ने लग जाए, ठीक है, क्योंकि रिफ्रैक्शन अलग तरीके का हो जाएगा। या हो सकता है कि जो स्टार था वो थोड़ा सा और इधर खिसक जाए, मतलब जो स्टार की एपरेंट पोजीशन है उसमें भी चेंजेस आ रहे हैं। तो एपरेंट पोजीशन की चेंजेस, एपरेंट पोजीशन में जब चेंजेस आते हैं तो हमारी जो आंखें हैं वो उतनी तेजी से उसको डिटेक्ट नहीं कर पाती हैं। उनको लगता क्या है, उसको लगता ये है कि एक बार स्टार था फिर गायब हो गया, फिर आ गया फिर गायब हो गया। तो इतना तेज प्रोसेस ये होता है जिसकी वजह से हम लोग क्या कहते हैं, स्टार्स आर ट्विंकलिंग। लेकिन ट्विंकलिंग असलियत ट्विंकलिंग है ही नहीं। असलियत क्या है, रियलिटी क्या है ट्विंकलिंग की? रियलिटी ये है कि स्टार्स अगर ट्विंकल कर रहे हैं इसका मतलब स्टार्स अपनी पोजीशन को लगातार कंटिन्यूअसली टाइम के साथ में चेंज कर रहे हैं। ठीक है, किसके साथ में? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होने से, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ विंड, ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, द पोजीशन, द एपरेंट पोजीशन ऑफ स्टार्स कंटिन्यूअसली चेंजेस। दिस इज द रियल प्रिंसिपल, और वी कैन से दिस इज द रियल, ये कह सकते हैं हम लोग, फिनोमेना दैट इज रिलेटेड टू ट्विंकलिंग ऑफ लाइट या ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। तो एक क्वेश्चन इसी में आता है, और क्वेश्चन क्या है, व्हाई प्लैनेट्स डू नॉट ट्विंकल। तो प्लैनेट्स ना ट्विंकल होने के दो रीजन है। सबसे पहला रीजन क्या है? पहला रीजन तो ये है कि प्लैनेट्स जो है वो बहुत पास हैं, दे आर वेरी क्लोजर टू अर्थ। ठीक, अब बहुत क्लोजर होंगे तो ये जो रिफ्रैक्शन वाला फिनोमेना था ये इतना दिखाई ठीक से नहीं पड़ेगा, मतलब ये इतना हम लोग को क्लियर नहीं रहेगा कि वो ट्विंकल कर रहा है कि नहीं कर रहा है। दूसरा फिनोमेना क्या है कि ये नॉन ल्यूमिनस होते हैं। नॉन ल्यूमिनस का मतलब इनके पास खुद की ही लाइट नहीं होती है, तब ये ट्विंकल कैसे करेंगे? ठीक है, ट्विंकल वही करेगा जिसके पास खुद की लाइट होती है। यहां तक सन जो है, सन भी ट्विंकल कर सकता, लेकिन सन बहुत पास होता है एज कंपेयर टू अदर स्टार्स। सन इज वेरी नियर, जिसकी वजह से हम लोग क्या बोलते हैं कि सन में भी ट्विंकलिंग हम लोग को दिखाई नहीं पड़ती है। ठीक है, स्टार्स में ट्विंकलिंग इसीलिए दिखाई पड़ रही है क्योंकि स्टार्स के पास पहली चीज खुद की भी लाइट है, दूसरी चीज वो बहुत दूर है। जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड स्टार, ये बहुत ज्यादा है, मतलब सन की भी बहुत ज्यादा है। ठीक है, और दूसरी चीज, मतलब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो हमको ट्विंकलिंग ऑफ स्टार में समझनी है, वो दो इंपॉर्टेंट फिनोमेना है। फर्स्ट वन इज एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन एंड द सेकंड वन इज प्रेजेंस ऑफ विंड। बेटा विंड लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है, अगर आप विंड नहीं लिखेंगे तो ट्विंकलिंग कभी नहीं हो सकती है, क्योंकि ट्विंकलिंग होने के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का लगातार चेंज होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज कैसे हो सकती है? तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तभी चेंज होगी जब विंड होगी। ठीक है, तो ये हमारे पास फिनोमेना किसका था? दिस वॉज द फिनोमेना ऑफ ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। ठीक है, देखो इसमें हुआ क्या। जैसे मान लो अगर बोला जाए सन की पोजीशन मान लो यहाँ पे थी, ठीक है, दिस वाज द पोजीशन ऑफ सन, यहाँ मान के चलो, यहाँ मान लो, ठीक है, दिस वाज द पोजीशन ऑफ सन, यहाँ मान लो सन है। ठीक, अब अगर पूछा जाए क्या ये सन विजिबल होगा, तो आंसर है नहीं। क्यों नहीं विजिबल होगा? बिकॉज इट इज बिलो होराइजन। लेकिन गलत, ये विजिबल है। और क्यों विजिबल है? क्योंकि आपको पता है जो लाइट आती है, जो सन से लाइट आएगी इस पर्सन तक, वो स्ट्रेट लाइन में थोड़ी ना ट्रेवल करेगी। अगर स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रही होती तब तो उसको ना विजिबल होता, क्योंकि वो इससे टकरा के वापस चली आती, या हो सकता है ऊपर निकल जाती। लेकिन होता क्या है? होता ये है कि जो लाइट आ रही थी वो उसने क्या किया, एक कर्ड पाथ को फॉलो किया। कर्ड पाथ मतलब कुछ इस तरीके का पाथ उसने, लाइट ने फॉलो किया। अब देखिए हम एक ही रे बना रहे हैं, वैसे रेज बहुत सारी होंगी जो इस तक आएंगी, लेकिन हम सिंप्लिसिटी के लिए सिर्फ एक रे बनाते हैं। अब क्या हो रहा है इस केस में? इस केस में आप लोग देख पा रहे हैं सन से लाइट निकली और इस पर्सन तक आ गई। ठीक, अब इस पर्सन को जो सन होगा वो यहाँ नहीं दिखाई पड़ेगा, कहाँ दिखाई पड़ेगा? इस पर्सन को जो सन होगा वो इस लाइन की सीधान में दिखाई पड़ेगा। इस लाइन को अगर इंटरपोलेट कर दे तो ये जो सन था वो उसको कहाँ दिखाई पड़ जाएगा? इस पॉइंट पे दिखाई पड़ जाएगा। तो दिस इज व्हाट, दिस इज रियल पोजीशन ऑफ सन, दिस इज रियल पोजीशन ऑफ सन, ये रियल पोजीशन होती है सन की। और ये कौन सी पोजीशन है? दिस इज एपरेंट पोजीशन ऑफ सन, दिस इज एपरेंट पोजीशन इसकी, सन। मतलब सन जो है वो हमको ऊपर अपीयर कर गया, ये हम लोग को होराइजन के ऊपर दिखाई पड़ गया, इसका मतलब हमारा काम सही है और हमको सन विजिबल होगा। ठीक है, लेकिन समझिए अभी तो असलियत अगर देखी जाए, अगर रियलिटी देखी जाए तो सूरज तो डूबा ही हुआ था, सन तो सेट था ना अभी, लेकिन फिर भी दिखाई पड़ रहा है। इसीलिए इसको क्या बोला गया? एडवांस्ड सनराइज। मतलब सूरज तो डूबा हुआ है, मतलब ये कह सकते हैं सूरज भी तो उगा ही नहीं है, सूरज अभी राइज ही नहीं हुआ, लेकिन फिर भी हमको उगा हुआ दिखाई पड़ रहा है, फिर भी हमको दिखने लग गया। और इसी फिनोमेना को हम लोग क्या कहेंगे? एडवांस्ड सनराइज कहेंगे।
और ये जो गैप होता है जितनी देर पहले वो दिखने लग जाता है, दिस इज ऑफ 2 मिनट। 2 मिनट का गैप होता है जितनी देर पहले सन हमको दिखने लग जाता है। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड एडवांस्ड सनराइज। डिले सनसेट में क्या होता है? अब जैसे मान लीजिए डिले सनसेट में क्या है, बहुत सिंपल है। डिले सनसेट, मान लीजिए सन यहाँ पे था, सन डूब चुका था, ठीक, सन डूब चुका था, लेकिन जो इसकी लाइट आ रही थी इस पर्सन तक, वो कैसे आ रही होगी? कुछ इस तरीके से आ रही होगी, ठीक। लाइट इस तरीके से आ रही है, इसको दिखाई क्या पड़ेगा? इसको लास्ट वाली पोर्शन ही तो दिखाई पड़ेगी लाइट की। तो क्या कर दीजिए, इसको आगे इंटरपोलेट कर दीजिए। जब आप इसको आगे इंटरपोलेट करेंगे तो जो सन की पोजीशन हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? थोड़ी सी ऊपर हो जाएगी, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो सन है, तो ये हो जाएगी रियल पोजीशन सन की, और ये हो जाएगी एपरेंट पोजीशन सन की। और ये भी आप लोग देख सकते हैं, अपीयर वो करने लग जाएगा। मतलब क्या हुआ? वो जो सन है ये डूब तो गया है, ठीक है, जो सन है ये डूब चुका है, लेकिन फिर भी ये दिखाई पड़ रहा है। और क्यों दिखाई पड़ रहा है? बिकॉज ऑफ एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन हम लोग को दिखाई पड़ रहा है। और ये भी जो गैप होता है, दिस इज ऑल्सो ऑफ 2 मिनट, ये भी 2 मिनट का गैप होगा, जिसकी वजह से एक दिन में जो गैप आया एपरेंट पोजीशन और रियल पोजीशन की वजह से, जो टोटल गैप आता है वो 2 + 2 कितने मिनट का आ जाता है? 4 मिनट का गैप आ जाता है। दिस इज द फिनोमेना ऑफ एडवांस सनराइज एंड डिले सनसेट, ठीक है। मतलब सूरज डूब चुका था, डिले सनसेट का मतलब क्या है? सूरज डूब चुका है लेकिन फिर भी दिखाई पड़ रहा है, ठीक है। तो ये क्यों दिखाई पड़ रहा है? बिकॉज ऑफ एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, वो हम लोग को दिखाई पड़ता रहता है। दिस इज कॉल्ड एडवांस सनराइज एंड डिले सनसेट। तो अगला जो हमारे पास फिनोमेना है दैट इज डिस्पर्जन ऑफ लाइट। आप लोग देख सकते हैं ये एक प्रिज्म है और इसमें हम लोग ने क्या किया? व्हाइट लाइट को पास किया। जब प्रिज्म में व्हाइट लाइट को पास करते हैं तो जो व्हाइट लाइट होती है वो अपने कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स में स्प्लिट हो जाती है। इसी स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट को, मतलब स्प्लिट ऑफ, जो व्हाइट लाइट स्प्लिट हो रही है अपने कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स में, इस फिनोमेना को क्या कहते हैं? दिस इज कॉल्ड डिस्पर्जन ऑफ लाइट। अब देखिए यहाँ पे आपको एक बात ये भी समझनी है कि जो डिस्पर्जन होगा उसमें एक डेविएशन हो रहा है, ठीक है। डेविएशन कैसे हो रहा है? देखिए, ये हमारे पास इंसिडेंट रे हो गई और ये हमारे पास इमरजेंट रे है। ये इमरजेंट रे है, इसको हम लोग ने पीछे पास कराया, ठीक है। तो ये जो एंगल मिला, दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ डेविएशन। दिस इज एंगल ऑफ डेविएशन। सिमिलरली अगर इस केस में आप देखेंगे, इसमें अगर पास कराएं तो आपको एंगल ऑफ डेविएशन ये वाला मिल रहा है। ये जो बड़ा सा एंगल है, दिस इज एंगल ऑफ डेविएशन। दिस इज वॉयलेट, दिस इज रेड। अब इसके बीच में बाकी की लाइट्स हो जाएंगी। VIB GYOR, मैं इसको लिख देता हूं VIB GYOR, मतलब इंडिगो है, ब्लू है, ग्रीन है, येलो है, ऑरेंज है और फिर क्या है? रेड है। तो सबसे ज्यादा जब आप एंगल देखेंगे, सबसे बड़ा एंगल किस में आ रहा है? एंगल ऑफ डेविएशन। इसको एंगल ऑफ डेविएशन कहते हैं, इसको D से चलिए रिप्रेजेंट कर देते हैं। एंगल ऑफ डेविएशन इज मैक्सिमम। किसके लिए मैक्सिमम है? तो ये मैक्सिमम है वॉयलेट लाइट के लिए। वॉयलेट लाइट के लिए एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है? मैक्सिमम होता है। इसका मतलब सबसे ज्यादा जो लाइट डेविएट कर रही है अपने पाथ से, when it is made to pass through a glass prism, ठीक है, that light is what? that light is violet light। और सबसे कम डेविएशन किस में होगा? तो सबसे कम डेविएशन जो होता है वो किस में होता है? रेड लाइट में होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो डेविएशन है वो किस पे डिपेंड कर रहा है? तो वो वेवलेंथ पे डिपेंड कर रहा है। जितनी ज्यादा वेवलेंथ होगी, ठीक है, जितनी ज्यादा वेवलेंथ होगी उतना ही कम उसका डेविएशन होगा। सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी होती है? अगर इस स्पेक्ट्रम की बात करें तो मैक्सिमम वेवलेंथ किसके पास है? रेड के पास है। और मिनिमम वेवलेंथ की बात की जाए तो किसके पास है? वॉयलेट के पास है, ठीक है। तो रेड जो है वो सबसे कम डेविएट करता है क्योंकि उसके पास सबसे ज्यादा वेवलेंथ है, और वॉयलेट जो है वो सबसे कम डेविएट करेगा, सबसे ज्यादा डेविएट करेगा क्योंकि उसके पास सबसे कम वेवलेंथ है। और ये जो आपको बैंड दिखाई पड़ रहा है, ये जो आपको पट्टी दिखाई पड़ रही है, बैंड दिखाई पड़ रहा है, इसको बोलते हैं स्पेक्ट्रम, ठीक है। इसी को क्या बोलते हैं? स्पेक्ट्रम बोलते हैं। मतलब बैंड ऑफ 7 कलर्स इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम। तो यहां से हमारे पास डिस्पर्जन की डेफिनेशन क्या बन जाएगी? स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू अ बैंड ऑफ 7 कलर्स व्हेन इट इज मेड टू पास थ्रू अ ग्लास प्रिज्म इज कॉल्ड डिस्पर्जन ऑफ लाइट। डिस्पर्जन ऑफ लाइट, इसी फिनोमेना को हम लोग बोलते हैं, ठीक है। अब डिस्पर्जन ऑफ लाइट में हमको और क्या पढ़ना है? तो डिस्पर्जन ऑफ लाइट में हमको पढ़ना है फॉर्मेशन ऑफ रेनबो। रेनबो का फॉर्मेशन कैसे होता है ये अब आप लोग बहुत जल्दी से समझ लीजिए कि हाउ रेनबो इज फॉर्म। रेनबो का फॉर्मेशन कैसे होता है? बहुत सिंपल है। देखिए, रेनबो फॉर्मेशन के लिए सिर्फ हमको थ्योरी समझ के चलनी है कि कैसे रेनबो फॉर्मेशन हुआ। तो रेनबो फॉर्मेशन के लिए अगर आप देखेंगे तो मेनली 3 फिनोमेना इन्वॉल्व होते हैं। पहला होता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट,
ठीक है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। दूसरा होता है डिस्पर्जन ऑफ लाइट, डिस्पर्जन ऑफ लाइट, ये सेकेंड फिनोमेना है जो इन्वॉल्व होता है। और थर्ड फिनोमेना जो इन्वॉल्व होता है दैट इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्योंकि एनसीईआरटी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के बारे में कुछ नहीं बताता, इसलिए इसको समझने का भी कोई मतलब नहीं है। हालांकि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के हमको एप्लीकेशन जरूर पता होने चाहिए। जैसे हमारे पास एक एप्लीकेशन तो बहुत इंपॉर्टेंट है जिसको कहते हैं डायमंड, स्पार्कलिंग ऑफ डायमंड। ठीक है, डायमंड क्या करता है, स्पार्कल करता है। तो अगर आपसे पूछा जाए डायमंड जो स्पार्कल कर रहा है किस वजह से स्पार्कल कर रहा है, तो आप कहेंगे बिकॉज ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अगर आपसे पूछा जाए ऑप्टिकल फाइबर का फंक्शन क्या है, मतलब ऑप्टिकल फाइबर जो है वो किस प्रिंसिपल पे काम करता है, तो आप क्या कहेंगे, वो आप कहेंगे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो इस तरीके से टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं और कुछ ये एग्जांपल्स इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए डिस्पर्जन ऑफ लाइट में जो हमारे पास फॉर्मेशन ऑफ रेनबो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि रेनबो का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो देखिए रेनबो का फॉर्मेशन बहुत सिंपल है। रेनबो कैसे फॉर्म होता है, तो रेनबो फॉर्मेशन के लिए पहले कुछ कंडीशंस हैं जो इंपॉर्टेंट है, जो होनी चाहिए। ठीक है, एक तो कंडीशन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन से रिलेटेड है, वो हमको मेनली नहीं पढ़नी है। तो जो रेनबो फॉर्मेशन के लिए हमको मेन दो क्राइटेरिया देखने हैं, वो क्या देखना है, तो आपको पता है रेन होती है। ठीक है, जब रेन खत्म हो जाएगी, जब बारिश खत्म हो जाती है, तो बहुत छोटे छोटे से सस्पेंडेड पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, कैसे पार्टिकल्स होते हैं, सस्पेंडेड पार्टिकल्स होते हैं जो अभी भी एटमॉस्फेयर में रह जाते हैं। ठीक है, ऐसे छोटे छोटे से रेन के ड्रॉपलेट्स होंगे, रेन के पार्टिकल्स होंगे, वाटर के ड्रॉपलेट्स होंगे जो अभी भी एटमॉस्फेयर में सस्पेंडेड है, एटमॉस्फेयर में अभी भी कहीं ना कहीं प्रेजेंट है। अचानक से क्या हुआ, अचानक से सूरज निकल आया, सनलाइट आ गई और सनलाइट इन सस्पेंडेड पार्टिकल्स पे पड़ी। ठीक, सनलाइट जैसे ही इन सस्पेंडेड पार्टिकल्स पे पड़ती है, क्या होता है, ये सस्पेंडेड पार्टिकल्स प्रिज्म की तरह बिहेव करने लग जाते हैं। ठीक है, किसकी तरह बिहेव करने लग जाते हैं, प्रिज्म की तरह ये सस्पेंडेड पार्टिकल्स बिहेव करने लग जाते हैं। और ये जो पार्टिकल्स होते हैं कैसे होते हैं, ये स्फेरिकल होते हैं। ठीक है, ये कैसे होते हैं, स्फेरिकल होते हैं। तो जब ये सनलाइट पे, मतलब जब इन पार्टिकल्स पे सनलाइट पड़ती है, तो ये अपने 7 कलर्स में व्हाइट लाइट स्प्लिट हो जाती है। और वही 7 कलर्स हमको किस रूप में दिखाई पड़ते हैं, हमको दिखाई पड़ते हैं रेनबो के फॉर्म में। अब रेनबो जो होता है वो कैसा बनता है, रेनबो जो बनता है वो होता है सर्कुलर, लेकिन हमको दिखता कैसे है, हम लोग को दिखता है एक बो शेप का, मतलब ऐसा। ठीक है, बो शेप का दिखाई पड़ रहा है, मतलब एक आर्क दिखाई पड़ रहा है। क्यों आर्क दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि हमने अभी पढ़ा था कि अगर कोई भी चीज मतलब जो हमने एक लाइन ली थी जिसको इमेजिनरी लाइन को क्या बोला गया था, उसको बोला गया था होराइजन। तो हमने ये पढ़ा था होराइजन के ऊपर हम चीजों को देख सकते हैं, होराइजन के नीचे जो भी चीज होगी वो हम लोग को दिखाई नहीं पड़ेगी। तो होराइजन के ऊपर जितना पार्ट होता है रेनबो का वो हमको दिखाई पड़ता है, और वो पार्ट कैसा होता है, तो वो एक बो टाइप का पार्ट होता है जो हमको रेनबो के फॉर्म में दिखाई पड़ता है। तो ये हमारे पास फिनोमेना है फॉर्मेशन ऑफ रेनबो का। ठीक है, तो बेटा स्कैटरिंग ऑफ लाइट समझ रहे थे, स्कैटरिंग ऑफ लाइट और डिस्पर्जन ऑफ लाइट। बच्चों को इसमें बहुत प्रॉब्लम होती है। डिस्पर्जन का मतलब क्या होता है, डिस्पर्जन का मतलब है कि व्हाइट लाइट जो थी उसको अगर प्रिज्म से पास किया गया तो वो स्प्लिट हो जाती है अपने कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स में। ठीक है, वो अपने स्पेक्ट्रम में क्या हो जाती है, स्प्लिट हो जाती है। दैट इज कॉल्ड व्हाट, दैट इज कॉल्ड डिस्पर्जन ऑफ लाइट। लेकिन अगर स्कैटरिंग की बात करेंगे, स्कैटरिंग डज नॉट मीन्स स्प्लिटिंग। इसका मतलब क्या होता है, स्प्रेडिंग। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, लाइट फैलती है। और कैसे फैलेगी, जब उसको पार्टिकल्स मिलेंगे, बहुत छोटे छोटे से पार्टिकल्स मिलते हैं। ठीक है, अगर लाइट इन छोटे छोटे पार्टिकल्स पे फॉल करेगी, ये जो पार्टिकल्स छोटे छोटे से दिखाई पड़ रहे हैं जो हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट हैं, चाहे डस्ट के पार्टिकल्स हो, चाहे पॉल्यूशन के पार्टिकल्स हो, किसी भी चीज के पार्टिकल्स हो, कोलाइडल पार्टिकल्स हो, कोई भी पार्टिकल्स हो, अगर उन छोटे छोटे पार्टिकल्स पे ये लाइट पड़ती है, जो व्हाइट लाइट थी, वो लाइट जब पड़ेगी इन पार्टिकल्स पे, तो क्या होता है, ये लाइट जो होगी वो हर एक डायरेक्शन में स्प्रेड हो जाएगी। तो इस स्प्रेडिंग ऑफ लाइट को हम लोग क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड स्कैटरिंग ऑफ लाइट। लेकिन स्कैटरिंग कब हो रही है, व्हेन लाइट falls on those particles, या when light strikes on those small particles, very tiny particles। अब प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए इन पार्टिकल्स की, क्या हर एक पार्टिकल से स्ट्राइक करके वहां पे स्कैटरिंग हो जाएगी, ऐसा नहीं है। उन पार्टिकल से सिर्फ स्कैटरिंग होगी जिन पार्टिकल का साइज अप्रोक्सीमेटली इक्वल होगा
साइज या ये कह सकते हैं वेवलेंथ ऑफ लाइट के, जो वेवलेंथ ऑफ लाइट है, जो भी हमारा स्पेक्ट्रम है, उसकी वेवलेंथ जो 400 से लेके 700 या 800 नैनोमीटर तक हम लोग मान सकते हैं, ठीक है। तो 400 टू 700 800 नैनोमीटर तक अगर उसका साइज है, किसका साइज, पार्टिकल का साइज, ठीक है, ये पार्टिकल साइज है। अगर ये पार्टिकल साइज है और इस पे अगर लाइट फॉल कर रही है इन पार्टिकल्स पे, तो वहां पे हमको स्कैटरिंग ऑफ फिनोमेना दिखाई पड़ता है। और अच्छी बात यह है कि अर्थ पे जो पार्टिकल्स, उनमें कई सारे पार्टिकल्स इस साइज के हमको मिल जाते हैं, जिसकी वजह से अर्थ पे अच्छे से हमको स्कैटरिंग होती हुई दिखाई पड़ती है। अब स्कैटरिंग का मतलब हुआ क्या कि लाइट आ रही थी, जैसे मान लीजिए लाइट है, ये लाइट वेव्स हैं, ठीक है, ये लाइट है और यहाँ पे हमारे पास कई छोटे छोटे से पार्टिकल्स थे। अब जब लाइट आ रही है और लाइट जैसे ही इन पार्टिकल्स पे पड़ेगी, ठीक है, तो लाइट जो होगी जब इन पार्टिकल्स पे पड़ेगी तो वो क्या हो जाएगी, अलग अलग डायरेक्शंस में स्कैटर कर जाएगी। और जब लाइट स्कैटर कर गई तो वो आगे बहुत ज्यादा ट्रेवल नहीं कर पाएगी, ठीक है, ये आगे लाइट बहुत ज्यादा ट्रेवल नहीं कर पाएगी। इसीलिए हम लोग हमेशा रेड लाइट यूज करते हैं डेंजर सिग्नल्स के लिए। किसके लिए, डेंजर सिग्नल के लिए हम लोग कैसी लाइट यूज करेंगे, रेड लाइट यूज करेंगे। क्यों रेड लाइट यूज कर रहे हैं, क्योंकि रेड लाइट एक ऐसी लाइट है जिसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है, और वेवलेंथ जितनी ज्यादा होगी जो स्कैटरिंग हो रही थी वो उतनी ही कम होगी, ठीक है। तो स्कैटरिंग को कम करने के लिए हम लोग ने कौन सी लाइट यूज करी, रेड लाइट यूज करी, ठीक है। अब अगर बात करी जाए कि जो स्काई है वो ब्लू क्यों दिखाई पड़ रहा है, बहुत सिंपल है, हाँ ठीक है। तो बेटा सबसे पहली चीज आप ये समझिए कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट के हमारे पास 5 इंपॉर्टेंट फिनोमेना है। पहला क्या है, डेंजर सिग्नल्स, जो भी हमने आपको बताया कि डेंजर सिग्नल का जो कलर होता है वो कैसा होता है, रेड होता है। क्यों रेड बना रहे हैं, क्योंकि देखिए रेड की एक प्रॉपर्टी है, रेड की प्रॉपर्टी क्या है, रेड लाइट की वेवलेंथ जो होती है सबसे ज्यादा होती है, और जिसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा होगी उसकी स्कैटरिंग जो होगी वो सबसे लीस्ट होती है। एक रेले लॉ ऑफ स्कैटरिंग है। रेले लॉ ऑफ स्कैटरिंग क्या कहता है कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट जो होगी दैट विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा की पावर 4। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, याद रख लेना। दिस इज कॉल्ड रेले लॉ ऑफ स्कैटरिंग। रेले, REYLEIGH, रेले लॉ ऑफ स्कैटरिंग। रेले लॉ ऑफ स्कैटरिंग क्या कहता है कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 4th पावर ऑफ इट्स वेवलेंथ। मतलब जो भी वेवलेंथ लाइट की है उसके 4th पावर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। इसका मतलब जिसकी रेड है, रेड की वेवलेंथ सबसे ज्यादा है, तो जिसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा होगी उसकी स्कैटरिंग सबसे कम होगी। इसी वजह से जो हम लोग ने सिग्नल बनाए वो किस कलर के बनाए, रेड कलर के डेंजर सिग्नल बनाए, कि वो दूर से दिखाई पड़ जाए, उनमें कोई स्कैटरिंग ना हो। क्योंकि अगर सिग्नल्स, क्योंकि जो लाइट है अगर वो स्कैटर कर गई तो अगर कोई पर्सन बहुत दूर है तो वो उसको लाइट दिखाई नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा डेंजर सिग्नल्स आर ऑफ रेड कलर वाई। अगला जो हमारे पास पार्ट है उसमें कहा गया है ब्लू कलर स्काई। तो स्काई पूछा है कि आसमान जो है वो नीला होता है, तो आंसर है नहीं, आसमान नीला होता नहीं है, आसमान सिर्फ नीला दिखता है, ठीक है। पहली बात तो आप लोग समझ लीजिए, आसमान नीला नहीं होता, आसमान सिर्फ दिखता नीला है। और क्यों नीला दिख रहा है, ब्लू क्यों दिख रहा है, तो उसके पीछे कारण क्या है, इसके पीछे कारण है स्कैटरिंग ऑफ लाइट। अब समझिएगा स्कैटरिंग क्यों कारण है इसके पीछे। अब आपको सब पता है, जैसे मान लीजिए ये अर्थ है, ठीक है, दिस इज अर्थ, ठीक, यहां से लाइट आ रही थी, बहुत सारी लाइट्स आ रही थी, व्हाइट लाइट आ रही थी, और यहाँ आसपास हमारे पास क्या प्रेजेंट थे, बहुत सारे छोटे छोटे से पार्टिकल्स प्रेजेंट थे। पार्टिकल्स ने क्या किया, जब लाइट पार्टिकल्स पे पड़ती है तो लाइट स्प्रेड हो जाती है, ठीक है, लाइट में क्या हो जाएगी, लाइट में स्प्रेडिंग होगी। तो जब लाइट स्प्रेड होगी हर एक डायरेक्शन में, तो जो सबसे ज्यादा लाइट स्प्रेड होगी वो कौन सी होगी, तो जिसकी वेवलेंथ सबसे कम है वो लाइट सबसे ज्यादा स्प्लिट या स्कैटर हो जाएगी। तो सबसे ज्यादा लाइट जो स्कैटर हुई वो कौन सी हो गई, VIB, ठीक है, VIB मतलब वॉयलेट, इंडिगो और ब्लू। ये 3 लाइट सबसे ज्यादा स्कैटर करती हैं। सबसे कम स्कैटर नहीं पूछा गया है, सबसे ज्यादा स्कैटर पूछा गया कौन सी लाइट करती है। तो सबसे ज्यादा स्कैटर कौन सी लाइट करेगी, वॉयलेट करेगी, इंडिगो करेगी और ब्लू करेगी। और सबको पता है हमारी आंखों के अंदर एक ऐसा ये कह सकते हैं सेल्स हैं, कुछ ऐसे लाइट सेंसिटिव सेल्स हैं जो इन कलर्स को डिटेक्ट करते हैं और उनको कहते हैं कोन्स, ठीक। कोन्स की प्रॉपर्टी क्या है, कोन्स जो है वॉयलेट लाइट को और इंडिगो लाइट को सही से डिटेक्ट नहीं कर पाते, ठीक है। वो ज्यादा किसको डिटेक्ट कर पाते हैं, ब्लू लाइट को डिटेक्ट कर पाते हैं। तो आसमान में जो लाइट हमको सबसे ज्यादा स्कैटर कर रही थी वो तीनों थी, वॉयलेट भी स्कैटर हो रही थी,
इंडिगो भी स्कैटर हो रही थी, ब्लू भी स्कैटर हो रही थी, लेकिन हमारे कोन्स की वजह से जो हम लोग को आसमान दिखता है वो कैसा दिखाई पड़ता है, ब्लू। अब जब कोई पर्सन यहाँ खड़ा होगा तो जो लाइट सबसे ज्यादा स्कैटर हुई, जो लाइट सबसे ज्यादा फैली इस आसमान में, वही तो दिखाई पड़ेगी। और सबसे ज्यादा लाइट कौन सी फैल रही है, वायलेट, इंडिगो, ब्लू। लेकिन इस पर्सन के अंदर आंखें हैं, और वो आंखें जो चीज को दिखा पाएंगी वही तो देखेगा। और किसको नहीं दिखा पा रही है, तो वायलेट और इंडिगो को ठीक से नहीं दिखा पा रही है। तो किसको दिखा पा रही है, तो ब्लू को दिखा पा रही है। इसलिए जो लाइट होगी वो ब्लू कलर की दिखाई पड़ती, मतलब जो आसमान है वो किस कलर का दिखाई पड़ता है, ब्लू कलर का दिखता है। दिस इज कॉल्ड ब्लू कलर ऑफ स्काई। ठीक है, थर्ड पार्ट पे आते हैं, थर्ड पार्ट देखते हैं। अब देखिए थर्ड पार्ट में क्या बोला गया, बहुत ईजी है। थर्ड पार्ट में बोला गया ब्लैक और डार्क स्काई अपीयर्स टू एस्ट्रोनॉट। तो एस्ट्रोनॉट को जो स्काई आसमान दिख रहा है वो कैसा दिख रहा है, ब्लैक कलर का दिख रहा है। पीछे कारण क्या है इसके समझिए। जैसे मान लीजिए ये मून है, जैसे मान लीजिए एस्ट्रोनॉट मून पे चला गया और यहाँ पे सन है, सूरज निकला है, पर्सन यहाँ खड़ा हुआ है। पर्सन जब देखेगा सूरज को तो उसको सिंपल सूरज दिखाई पड़ेगा, मतलब सन उसको दिखाई पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि सूरज ही ना दिखाई पड़े, सन दिखाई पड़ता है। ठीक है, तो सन यहाँ पे इसको दिखाई पड़ेगा। लेकिन अगर आपको ये जानना है कि कैसा दिखाई पड़ेगा, क्या आसमान इसको सफेद सफेद या नीला नीला दिखाई पड़ेगा, तो आंसर है नहीं। क्यों नहीं, क्योंकि यहाँ पे पार्टिकल्स प्रेजेंट नहीं है। जो डस्ट पार्टिकल, जो एटमॉस्फेरिक पार्टिकल्स थे, यहाँ पे वो एब्सेंट होते हैं। ठीक है, इस केस में वो क्या होते हैं, प्रेजेंट नहीं होते, एब्सेंट होते हैं, जिसकी वजह से स्कैटरिंग नहीं हो पाएगी। और स्कैटरिंग नहीं हो पाएगी तो कोई लाइट फैलेगी नहीं, कोई लाइट स्प्रेड नहीं होगी। तो जो आसमान होगा वो कैसा दिखाई पड़ेगा, ब्लैक दिखाई पड़ेगा। मतलब समझिए कि सूरज निकला हुआ है, सन सामने है, लेकिन फिर भी अंधेरा हमको आसपास दिखाई पड़ रहा है। ये कहाँ पे होता है, सिर्फ ये होता है स्पेस में, या ये कह सकते हैं मून पे। ठीक है, तो एस्ट्रोनॉट को जब स्पेस में एस्ट्रोनॉट जाता है तो उसको जो आसमान दिखता है वो कैसा दिखाई पड़ता है, वो दिखाई पड़ता है उसको ब्लैक कलर का या डार्क कलर का। ठीक है, दिस इज ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ठीक है, हाँ बिल्कुल, देयर इज नो कोलाइडल पार्टिकल्स, देयर इज नो पार्टिकल, देयर इज नो डस्ट पार्टिकल, नो कोई भी छोटे छोटे से पार्टिकल जो होने चाहिए स्पेस में वो नहीं होते, जिसकी वजह से स्कैटरिंग नहीं होती है। और अगर स्कैटरिंग नहीं होगी तो हमको आसमान जो है, जो स्काई है, वो कैसी दिखाई पड़ेगी, ब्लैक दिखाई पड़ेगी। दिस इज ब्लैक कलर ऑफ स्काई अपीयर्स टू द एस्ट्रोनॉट। ठीक है, तो ये तो बात हुई एस्ट्रोनॉट वाली। इसके बाद छोटी छोटी सी दो बातें और हैं, उसको भी देख लेते हैं। तो टिंडल इफेक्ट, टिंडल इफेक्ट आप लोग ने क्लास 9th में भी पढ़ा होगा कि अगर कोई भी लाइट है, अगर हम लोग लाइट को कोलाइडल पार्टिकल से पास कराते हैं तो क्या होता है कि लाइट स्कैटर कर जाती है। इसी फिनोमेना को क्या बुलाता है, दिस इज कॉल्ड टिंडल इफेक्ट। इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। रेड कलर ऑफ सन एट सनराइज एंड सनसेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो आसमान है वो रेड कलर का क्यों दिखता है, मतलब जो सन है, आसमान की बात नहीं करेंगे, सन की बात करेंगे कि सन जो है वो रेड कलर का क्यों दिख रहा है। समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट है वाला। जैसे मान लीजिए ये अर्थ है, ठीक है, ये इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। अर्थ है, ये हॉराइजन है, ठीक है, ये हमारे पास क्या हो गया, हॉराइजन हो गया। मान लीजिए सन यहाँ पे था, आपने देखा होगा सन हमेशा रेड कलर का नहीं दिखाई पड़ता। सन किस कलर का दिखाई पड़ता है, सन पहले व्हाइट दिखता है। जैसे अगर मान लीजिए बिल्कुल ऊपर होगा, यहाँ मान लीजिए है बिल्कुल टॉप पे, ठीक है, मतलब बिल्कुल हमारे ओवरहेड है, तो इसका कलर क्या होगा, व्हाइट होगा। ठीक, जैसे जैसे ये इधर भागता है, ठीक है, यही कह सकते हैं जैसे जैसे इसकी पोजीशन चेंज होती है इसका कलर चेंज होता है। व्हाइट से येलो हो जाएगा, फिर डार्क येलो हो जाएगा, फिर इसमें आ जाएगा ऑरेंज आ जाएगा, फिर बिल्कुल क्या आ जाएगा, रेड आ जाएगा। ऐसा क्यों हो रहा है, बहुत सिंपल है। अगर पूछा जाए यहाँ पे उसका कलर व्हाइट क्यों दिख रहा है, तो देखो व्हाइट इसलिए दिख रहा है क्योंकि यहाँ पे जब आप देखेंगे तो रिफ्रैक्शन हो ही नहीं पा रहा है। मतलब ये समझ सकते हैं कि जो लाइट है वो रिफ्रैक्ट नहीं कर पाई, डिस्पर्जन नहीं हो पाया। ये समझ सकते हैं कि लाइट में स्प्लिटिंग नहीं हुई। तो जो व्हाइट लाइट थी वो व्हाइट लाइट की पूरी व्हाइट लाइट यहाँ पे आ गई इसके पास में, ठीक है। तो इसीलिए जो इसको कलर दिखाई पड़ता है सन का, वो कैसा दिखाई पड़ता है, व्हाइट दिखाई पड़ रहा है। क्योंकि इस केस में जब ओवरहेड है, परपेंडिकुलर फॉल कर रही है लाइट, तो वहां रिफ्रैक्शन नहीं हो पाएगा। रिफ्रैक्शन नहीं हो पाएगा तो ये समझ सकते हैं लाइट जो है वो स्प्लिट नहीं कर पाएगी। और जब लाइट स्प्लिट ही नहीं करी तो सातों कलर दिखाई पड़ेंगे, और सातों कलर मिक्स होकर क्या बनाते हैं, व्हाइट बनाते हैं। ठीक, लेकिन देखो जैसे जैसे पोजीशन चेंज हो रही है तो जो डिस्टेंस है सन की वो लगातार क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तो सन जो है, सन की जो लाइट है उसको अब इस पर्सन तक आने के लिए ज्यादा डिस्टेंस कवर करनी पड़ेगी। देखो यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो क्या हो गई, मैक्सिमम है। ठीक है, जो डिस्टेंस है जो सनलाइट को कवर करनी है दैट इज मैक्सिमम इन दिस केस। और मैक्सिमम डिस्टेंस वही लाइट ट्रेवल कर सकती है, वही लाइट कवर कर सकती है जिसमें स्कैटरिंग क्या होगी, सबसे
कम होगी। आप समझिए क्या है, यहां से ऐसा नहीं है कि सिर्फ रेड कलर निकला, कलर तो व्हाइट निकल रहा था, लाइट जो आ रही थी वो तो व्हाइट थी, ठीक है, लेकिन क्योंकि डिस्टेंस ज्यादा ट्रेवल करनी है और इसके इर्द गिर्द पूरे में क्या प्रेजेंट है, पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं, तो पार्टिकल्स ने क्या किया, स्कैटरिंग करना स्टार्ट किया, स्कैटरिंग करना स्टार्ट किया। बहुत सारे जो लाइट के कंपोनेंट्स थे, चाहे वी हो, चाहे आई हो, चाहे बी हो, चाहे जी हो, चाहे वाई हो, चाहे ओ हो, ये 6 पार्टिकल्स, ये 6 जो कंपोनेंट्स थे लाइट के, ये क्या हो गए, ये स्कैटर कर गए और ये पूरी एटमॉस्फेयर में फैल गए, ठीक है। लेकिन जो पार्टिकल स्कैटर नहीं हुआ वो कौन सा था, वो था रेड, और रेड कलर यहां तक, इस तक पहुंच पाया बच्चे तक, जिस वजह से जो सन दिखाई पड़ रहा है, जो इसकी आंखों में पहुंच रहा है वही तो दिखाई पड़ेगा, जो स्कैटर हो गया वो उसको थोड़ी ना दिखाई पड़ेगा। तो जो आंख तक पहुंच रहा है, जो इसकी आईज तक पहुंच रहा है कलर, वो कौन सा था, रेड कलर। तो इसको क्या लगा कि जो हमारे पास सन है वो किस कलर का है, रेड कलर का है। तो यहाँ पे आपको समझना ये है कि इस केस में जो लाइट होती है उसको मैक्सिमम डिस्टेंस ट्रेवल करनी होती है, और मैक्सिमम डिस्टेंस वही लाइट ट्रेवल कर पाएगी जिसकी वेवलेंथ क्या होगी, सबसे ज्यादा होगी। इसी वजह से जो सनराइज और सनसेट के टाइम पे आपने देखा होगा, सुबह का चाहे सूरज हो, चाहे डूबता हुआ सूरज है, वो किस कलर का दिखाई पड़ता है, रेड कलर का दिखता है। तो यही उसके पीछे कारण होता है, दैट इज एटमॉस्फेयर, दैट इज रिफ्रैक्शन ऑफ, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ठीक है। तो बेटा आज के फिलहाल इतना ही रखेंगे, चैप्टर में बस इतना ही है, ठीक है। अगले टर्न पे एक नए वीडियो के साथ, एक नए लेक्चर के साथ आपके साथ फिर से मुलाकात होगी। तो थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, जय हिंद।